हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हमने बात की थी यूरोप में राष्ट्रवाद की। हमने पिछले टॉपिक में देखा कि यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे फैला, फ्रांस की अभिव्यक्ति कैसे आई, फ्रांस का उन्होंने किस तरह उदाहरण लिया। आज हम बात करेंगे नेपोलियन की। लास्ट टाइम हमने यहीं पर छोड़ा था नेपोलियन। इसका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। अब देखो, राष्ट्रवाद में नेपोलियन ने भी बहुत साथ दिया। अब वो कैसे दिया, थोड़ा चलते हैं, करते हैं चर्चा हम इसी पर। 1789 के बाद फ्रांस में 1791 में संविधान की स्थापना हुई। ये हमने अच्छे से पढ़ा। अब संविधान बनने के बाद यहां पर 1804 में नेपोलियन यहाँ का राजा था, सम्राट था। फ्रांस में नेपोलियन को यहाँ पे सम्राट बोला जाता था। सम्राट, ये यहाँ का सम्राट था। तो इसने क्या किया, 1804 में ही जब देखा कि जो विरोध हो रहा है, जो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति है, जो क्रांतियों की उत्पत्ति है, वो लोगों में किस तरह फैली थी, जब इसने थोड़ा सा गौर किया, थोड़ी सी चर्चा की, अपने विचारों को प्रकट किया, तो इसने देखा कि यहां पर जब 1789 में जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, जो फ्रांसीसी क्रांति हुई, वो यहाँ की एक प्रवृत्ति की वजह से, तानाशाही की वजह से यहाँ पर फ्रांसीसी क्रांति हुई, यानी कि निरंकुशवाद। हमने पढ़ा भी था निरंकुशवाद क्या होता है, तानाशाही क्या होता है। तो तानाशाही की वजह से यहाँ पर क्रांति हुई। तो नेपोलियन ने इस बात पर काफी ज्यादा सोच विचार किया कि अगर मैं इसी तरह लुई 16वें की तरह शासन करूंगा, इसने सोचा कि अगर मैं लुई 16वें की तरह शासन करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से क्रांति की भावना आएगी, लोग फिर से भड़क जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा कुछ करना ही नहीं है, मुझे तानाशाही करनी ही नहीं है। तो इसने क्या किया, यहां पर क्या किया इसने, जो मध्यवर्गीय लोग थे, हमने पढ़ा था फ्रांस की क्रांति में 3 वर्गों में लोग बंटे हुए थे। पहला कुलीन वर्ग, फिर पादरी वर्ग, फिर मध्यवर्गीय वर्ग। तो यहां पर फ्रांस की क्रांति के समय सबसे प्रमुख जो कारण रहा, वो था मध्यवर्गीय लोगों को समान अधिकार प्राप्त ना होना। तो इसलिए नेपोलियन ने क्या सोचा कि जो ये मध्यवर्गीय लोग हैं, इनको क्या किया जाए, समान अधिकार दिए जाए, समान अधिकार दिए जाएं। तो समान अधिकार जब दिए जाएंगे तो इससे क्या होगा, लोगों के मन में एक अच्छे विचार प्रकट होंगे, अपने राजा के लिए प्रेम भाव की जो उत्पत्ति होगी वो हो जाएगी, इससे उसको शासन करने में मदद मिलेगी। तो यहां पर नेपोलियन ने 3 अधिकार दिए। पहला अधिकार था जन्म विशेषाधिकार, जन्म विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। दूसरा अधिकार इसने दिया, कानून के समक्ष समानता। तीसरा इसने दिया, संपत्ति सुरक्षा का अधिकार, संपत्ति सुरक्षा का अधिकार। अब ये कैसे अधिकार कैसे दिए इसने, पहला ही बात की इसने, जन्म विशेषाधिकार समाप्त कर दिया। जन्म विशेषाधिकार का मतलब होता है जन्म पर आधारित, जन्म पर आधारित
पहले अधिकार की बात कर रहे हैं हम, जन्म विशेषाधिकार, यानी कि जन्म पर आधारित अधिकार। इसको समाप्त किया नेपोलियन ने जब वह राजा था। तो जन्म पर आधारित अधिकार कौन से होंगे? जैसे हम बात करते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, सिपाही का बेटा है सिपाही बनेगा, सेनापति का बेटा सेनापति बनेगा, पहले ये परंपराएं थी। तो इस परंपरा को समाप्त किया नेपोलियन ने, इसको क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। यानी कि जो व्यक्ति जिस चीज के लिए सही है, जिस काम के लिए सही है, वो वही करेगा। ऐसा नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बने या फिर किसान का बेटा किसान ही रहेगा। मध्यवर्गीय जो लोग थे वो मध्यवर्गीय ही रहेंगे। यानी कि जिसमें कुछ करने की क्षमता होगी, कुछ करके दिखाने की क्षमता होगी, वही क्या होगा यहाँ पर, उसी हिसाब से वो कोई भी काम कर सकता है। यानी कि अगर कोई किसान का बेटा है, उसमें क्षमता है कुलीन वर्गों के लोगों की तरह कर वसूलने की, तो कुलीन वर्ग का भार संभालेगा, टैक्स का भार संभालेगा। पर यहां पर क्या किया, अब जो ये बात थी, इसने कहा कि कोई ऐसा नहीं करेगा कि कुलीन वर्ग जो है वो टैक्स नहीं वसूलेगा, जो जन्म पर आधारित अधिकार है वो कुछ नहीं करेंगे। यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं होगा, कुलीन वर्ग के जो लोग थे उनके जो आगे पीढ़ियां होंगी वो क्या करेंगे, सिर्फ अपने काम से मतलब रखेंगे, लोगों से कर नहीं वसूलेंगे। पादरी वर्ग था, उन्होंने कहा कि पादरी वर्ग भी चर्च के नाम पे अब से क्या होगा, कर नहीं वसूलेगा। उनकी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं वो अब कर नहीं वसूलेंगी। तो दूसरा अधिकार जो दिया इसने, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का मतलब है समान अधिकार। समान अधिकार का मतलब होता है कि अगर कोई राजा गलती करता है, राजा गलती करता है तो कानून ही सजा देगा। और वहीं अगर एक आम इंसान गलती करेगा, आम इंसान गलती करेगा, तो वो क्या करेगा, उसको भी कानून ही सजा देगा। कानून ही क्या होगा, सजा देगा। यानी कि अगर यहाँ पे चाहे राजा है चाहे प्रजा है, दोनों में से कोई गलती करेगा तो वो कानून ही उसको सजा देगा। जो अधिकार है वो लागू कौन करेगा, कानून ही उसको लागू करेगा। तो तीसरा अधिकार यहां पर दिया उन्होंने, तीसरे अधिकार की बात करते हैं हम, संपत्ति। संपत्ति का अधिकार दिया। अब संपत्ति का अधिकार कैसे था, संपत्ति के अधिकार से मतलब था कि जिसकी जो संपत्ति है, चाहे राजा की है या फिर कुलीन वर्ग के लोगों की है या मध्य वर्गीय लोगों की है, जिनकी जो संपत्ति होगी उस पर उन्हीं लोगों का अधिकार होगा। कि मध्य वर्गीय किसानों, जो किसान हैं, श्रमिक हैं, उनकी संपत्ति पर ना तो राजा का अधिकार होगा और ना जो दो वर्ग थे ऊपर वाले, पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, उनका अधिकार इन पर नहीं होगा। अब जो ये तीन अधिकार थे, इसको ही नाम दिया गया नेपोलियन संहिता। और काफी इंपॉर्टेंट रहता है बोर्ड के एग्जाम से, पूछा जाता है बहुत बार, नेपोलियन संहिता क्या है, उसमें कौन से अधिकार थे, वर्णन कीजिए। नेपोलियन संहिता जो कि 1804 में लागू हुई थी, आपसे सीधा पूछा जाता है नेपोलियन संहिता क्या है। नेपोलियन संहिता के बारे में बताना है तो आपको क्या लिखना है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद संविधान की स्थापना होने के पश्चात
नेपोलियन 18वीं सदी में फ्रांस का राजा बना और 1804 में उसने 3 अधिकार दिए। पहला जो अधिकार था वो जन्म विशेषाधिकार था, दूसरा था कानून के समक्ष समानता और तीसरा जो अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। ये जो अधिकार हैं बाद में जाकर कहलाए नेपोलियन संहिता। ये जो अधिकार हैं 1791 में ही बन गए थे, बस उनको लागू नहीं किया गया। फ्रांस का संविधान कब बना? 1791 में। पूछा जा सकता है कई बार 1 मार्क्स में, आपकी बुक में नहीं मिलेगा, ये आप 9th क्लास में पढ़ के आते हो कि फ्रांस का संविधान कब बना था। कब बना था? 1791 में। संविधान की स्थापना कब हुई फ्रांस में? 1791 में। ये थोड़ा याद रखने योग्य बातें हैं, तो याद होना चाहिए कि क्या है। उसके बाद नेपोलियन ने तो शुरुआत की अधिकारों की, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पे संविधान से संबंधित शासन प्रणाली शुरू हो गई, पर इसको इसने नाम दिया प्रजातंत्र। इस जो शासन प्रणाली जो ये थी, इसका नाम दिया प्रजातंत्र। प्रजातंत्र का मतलब होता है प्रजा के साथ साथ राजा का शासन। यानी कि राजा का शासन भी रहेगा और प्रजा का शासन भी रहेगा। अब वो कैसे? कि राजा जो अधिकार जो नियम बनाएगा वो प्रजा के लिए गलत नहीं होना चाहिए। प्रजा के साथ बैठकर विचार विमर्श करके वहां पे कोई नियम अधिकार बनाने हैं तो वैसा चलेगा। और अब ऐसा भी नहीं है कि प्रजा अपनी मन मर्जी से किसी को भी शासक चुन ले, जैसे हम आज के समय में पढ़ते हैं लोकतांत्रिक शासन कि जो जनता है, जो प्रजा है, वो अपनी मर्जी से वोट देकर किसी को भी अपना शासक बना सकती है। तो ऐसा नहीं है। तो उस समय ये था कि राजा का शासन रहेगा पर उसमें प्रजा का भी शासन रहेगा। तो ये था प्रजातंत्र। अब प्रजातंत्र जैसे जैसे फैलने लगा, नेपोलियन ने क्या किया? 39 क्षेत्रों को इकट्ठा किया और बनाया 39 राज्यों का एक महासंघ। 39 राज्यों का एक महासंघ। काफी क्षेत्रों को इसने इकट्ठा किया, एकत्रित किया, उसको एक महासंघ में बदल दिया, महासंघ में परिवर्तित कर दिया। यानी कि अब नेपोलियन का जो वर्चस्व था वो फैलने लग गया था। अब एक क्षेत्र में न होकर, अकेले फ्रांस में न होकर, अब इसने बहुत सारे क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया। अब अधिकार जमाया तो वहां के जो रूढ़िवादी लोग थे, रूढ़िवादी मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि रूढ़िवाद क्या है? पुरानी परंपराओं को मानने वाले लोग। वो ऐसी परंपरा को मानते थे जिसमें तानाशाही प्रणाली होना आवश्यक है और किसी क्षेत्र का जो विकास है वो धीरे धीरे ही होना चाहिए, एकदम से विकास उनका नहीं होना चाहिए। तो ऐसा एकदम से विकास कब हुआ? नेपोलियन के राज में। और कहां पर? फ्रांस में। तो यानी कि जो ये रूढ़िवाद लोग थे, ये क्या हुआ? नेपोलियन के विरुद्ध हो गए। नेपोलियन के विरुद्ध हुए तो क्या हुआ? रूढ़िवाद क्षेत्र बात करते हैं, रूढ़िवाद क्षेत्र कौन से थे? जो रूढ़िवाद क्षेत्र थे वो था प्रशा, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, सॉरी फ्रांस नहीं, इटली। यहीं पर हैब्सबर्ग, हमने हैब्सबर्ग के बारे में पढ़ा था। हैब्सबर्ग क्या था? ओटोमन। ये जो ऐसे क्षेत्र थे ये किसके खिलाफ हो गए? ये खिलाफ हुए नेपोलियन के। अब देखो, किसी की तानाशाही शासन प्रणाली चल रही है, वो थोड़ी चाहेगा किसी क्षेत्र में प्रजातंत्र फैले। अब नेपोलियन ने अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर दिया, 39 क्षेत्रों में महासंघ बना दिया, जबकि यूरोप उस समय कुछ कुछ क्षेत्रों में बांटा हुआ था। हमने बात की थी 17वीं 18वीं सदी में यूरोप जो था वो छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटा हुआ था। इसने क्या किया? छोटे छोटे क्षेत्रों को मिलाया और 39 राज्यों का एक महासंघ तैयार किया। तो इनको डर हो गया कि अगर ये ऐसे ही फैलता गया, नेपोलियन ऐसे ही अपना वर्चस्व फैलाता गया, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हर जगह प्रजातंत्र ही दिखेगा, तानाशाही शासन प्रणाली समाप्त हो जाएगी।
तो इन्होंने नेपोलियन के साथ क्या किया, युद्ध किया। अब नेपोलियन के साथ युद्ध किया, इतने क्षेत्र एक तरफ थे और ये एक तरफ था, तो इस युद्ध में हार हुई नेपोलियन की। नेपोलियन बेचारा हार गया। अब नेपोलियन जैसे ही हारा, इन सब ने मिलकर ये जो क्षेत्र थे वर्साए में, नेपोलियन को बुलाया। वर्साए एक क्षेत्र है, वर्साए में बुलाया और यहाँ पे एक संधि की इसके साथ, एक समझौता किया, जिसको बोला, नाम दिया गया वीना सम्मेलन या वीना संधि। वीना सम्मेलन या वीना संधि। और ये संधि जो थी वो बनाएगी 1815 में। कब बनाएगी? 1815 में। इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अब जो ये वीना सम्मेलन था, इसका जो अध्यक्ष था, जिसकी अध्यक्षता कर रहा था, इसकी जो अध्यक्षता कर रहा था, वो था ऑस्ट्रिया का प्रमुख चांसलर। कौन था? ऑस्ट्रिया का प्रमुख चांसलर, जिसका नाम था ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक। इस व्यक्ति को यहाँ की अध्यक्षता संभालनी थी, इसका अध्यक्ष बनाया गया। और इसके ही नेतृत्व में ये जो वीना संधि थी, जो वर्साय में हुई, 1815 में हुई, किसके मध्य हुई? नेपोलियन, प्रसा, ऑस्ट्रिया, इटली और हैब्सबर्ग ओटोमन के बीच में। ठीक है, तो ये क्या थी? जो वीना सम्मेलन या वीना संधि। 2 मार्क्स में बेटा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन काफी अच्छा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी पूछा जाता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन करना आपको बहुत ज्यादा कंपलसरी है, जरूरी है। इसको अच्छे से पढ़ो। अगर आपको नेपोलियन शुरुआत से समझ आ गया, बेटा मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर यूरोप में राष्ट्रवाद समझना है तो पहले फ्रांस की क्रांति पता होनी चाहिए। जब शुरुआत की हमने इस चैप्टर की, तभी भी मैंने बोला कि फ्रांस की क्रांति अगर आती है तो आपको यूरोप में राष्ट्रवाद आ जाएगा, और अगर आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में कुछ नहीं पता तो आप यूरोप में कुछ भी नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि हमको पता है फ्रांस जो है यूरोप का एक देश है, छोटा सा देश है, पर आज के समय में देखा जाए ना तो काफी विकसित देश है, काफी डेवलप है। तो यहाँ पे वीना संधि हो गई, नेपोलियन हार गया। अब जो वीना संधि हुई, अब जो नेपोलियन के 39 महासंघ बनाए हुए थे, जो नेपोलियन ने अपने क्षेत्र एकत्रित किए थे, इकट्ठे किए थे, उस जो जितने भी क्षेत्र थे उस पर अधिकार आ गया प्रशा का, ऑस्ट्रिया का, और यहाँ फिर से क्या हुआ? रूढ़िवाद फैल गया। यहाँ पे फिर से क्या हो गया? रूढ़िवाद फैल गया। अब बात करते हैं हम उदारवाद की। उदारवाद का मतलब क्या होता है? आजादी को चाहने वाले लोग, यानी कि जो रूढ़िवादी परंपराओं के खिलाफ हो। और यहीं पर बहुत सारे उदारवादी लोग आए, उन्होंने चाहा कि जितने भी ये क्षेत्र हैं इनमें सबको आजादी से रहने की अनुमति है, अपने अधिकार होने चाहिए इनके पास हर तरह का अधिकार होना चाहिए, इनके साथ कोई भी गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए, विशेषकर मध्य वर्गीय लोगों के लिए। विशेषकर किसके लिए? मध्य वर्गीय लोगों के लिए। और सबसे ज्यादा मध्य वर्गीयों पर जो अत्याचार कर रहा था वो कौन सा वर्ग था? वो था कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग कौन थे? भूस्वामी थे, बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक थे, बड़ी बड़ी हवेलियां थी शहरों में, गांव में बड़ी बड़ी हवेलियां थी, और लोगों से जमीन के नाम पर कर वसूलने का काम करते थे। अब ये कर कहां से वसूला जाता था? ये कर जो था वो वसूला जाता था मध्य वर्गीय लोगों से। हमने पढ़ा कि मध्य वर्गीय लोगों से ये 3 क्षेत्र जो थे कर वसूलते थे। कौन सा? शुरुआत करेगा फ्रांस की क्रांति की बात करें हम, फ्रांस का राजा, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग। और यूरोप में कौन वसूल रहा था कर? सबसे ज्यादा कुलीन वर्ग, क्योंकि कुलीन वर्ग का वर्चस्व फैला हुआ था। कुलीन वर्ग संख्या में कम थे
पर जो इनका क्षेत्र था वो काफी विस्तृत था, यानी कि हर जगह से ये कर वसूलते थे। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, क्रांतिकारियों की तरफ। क्रांतिकारी, यहाँ पे आपके पास एक टॉपिक है क्रांतिकारी। क्रांतिकारी का मतलब होता है विद्रोह फैलाने वाला व्यक्ति, क्रांति फैलाने वाला व्यक्ति। कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसके लिए अपने राष्ट्र के मन में बहुत सारी प्रेम की भावना होती है और वो नहीं चाहता कि इस देश में ऐसा हो, हमारे देश में ऐसा होना चाहिए, गलत शासन व्यवस्था होनी चाहिए। जो उस गलत शासन व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाता है, लोग उसको नाम देते हैं क्रांतिकारी का। अब ये क्रांतिकारी कौन थे यूरोप में? जिस तरह भारत में हम पढ़ेंगे गांधी जी थे, नेहरू जी थे, वहीं मुस्लिम लीग की स्थापना करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना थे, शौकत अली जिन्ना थे, सुभाष चंद्र बोस थे भारत में। ये कितने क्रांतिकारी लोग थे, लाला लाजपत राय था, भगत सिंह था, ये सब क्या थे? क्रांतिकारी थे। इसी तरह यूरोप में भी क्रांतिकारी थे। तो पहले बात करते हैं हम इटली के क्रांतिकारी की, इंपॉर्टेंट है बेटा ये काफी ज्यादा। इटली में एक क्रांतिकारी था जिसका नाम था जियोस्पी मेत्सनी। जियोस्पी मेत्सनी, इसका जन्म हुआ बेटा 1807 में जेनेवा में। जेनेवा में 1807 में जन्म हुआ और 24 साल की उम्र में ही, जब ये 24 साल का था, इसने एक गुप्त था कार्बोनारी संगठन, कार्बोनारी गुप्त संगठन, ये इसमें ज्वाइन हो गया, इसमें शामिल हो गया। तो ये जो कार्बोनारी गुप्त संगठन था, इसका काम था लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना फैलाना। तो इन्होंने ऐसा ही किया। जोस्पी मेथ्सनी ने इसमें सबसे प्रमुख हिस्सेदारी निभाई अपनी। कैसे? इसने दो विचार रखे, दो प्रमुख समुदाय बनाए इसने विचारों से। एक तो यंग इटली, एक बनाया यंग यूरोप। जो यंग इटली था वो बनाया इसने मरसोई में। इटली के हैं दोनों क्षेत्र बेटा, याद रखना, मरसोई में, और ये बनाया बर्न में। और 24 साल की उम्र में जब ये क्रांतिकारी बना था, तो लिगुरिया में एक क्षेत्र है, लिगुरिया इटली का, उसमें क्रांति फैलाने के कारण इसको अपना देश छोड़ना पड़ा। कुछ समय के लिए अपना देश छोड़ना पड़ा। उसके बाद फिर क्या हुआ? ड्यूक मैटरनिक हमने पढ़ा था, ऑस्ट्रिया का प्रमुख चांसलर था। उसने जोस्पी मेथ्सनी को यहां तक ये बात कह दी थी कि जो जोस्पी मेथ्सनी है वो हमारी सामाजिक अवधारणाओं का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्योंकि ड्यूक मैटरनिक जो था वो रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाला व्यक्ति था, जबकि जोस्पी मेथ्सनी उदारवाद का मतलब होता है भला करने वाला, आजादी को चाहने वाला, तो वो रूढ़िवाद को थोड़ी मानेगा। तो इसलिए ड्यूक मैटरनिक ने ये बात कही थी। तो बेटा ये जो मैंने जोस्पी मेथ्सनी बताया, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसलिए आपको ये करना ही है। इसके बाद जो हम टॉपिक की बात करेंगे, क्रांतियों का दौर, वो क्रांतियों का दौर हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो इसलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ऑल द बेस्ट।